गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को लगातार सॉल्व कर रहे हैं और कुछ तथ्यात्मक फैक्ट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है आने वाले अपकमिंग यूपीएससी के लिए और ईपीएफओ के लिए भी। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओवरऑल इट्स एम और चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, this is the first question that is from economic. इकोनॉमिक के करंट अफेयर से ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। सेंट्रल डिपोजिटरीज सर्विस इंडिया लिमिटेड इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन दैट इज डीम्ड एट अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर। क्या ये सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड जो जिसकी स्थापना की गई है मार्केट इंस्टीट्यूशन के रूप में, इसका जो मुख्य रोल होगा कि ये कैपिटल मार्केट के लिए होगा? क्या ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है? बस दैट ऑल, और कुछ मत समझिए। सी डी एस आई का जो स्थापना किया जा रहा है, क्या ये कैपिटल मार्केट के लिए है? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड इज द ओनली स्टेट ओन शेयर डिपोजिटरी इन इंडिया। इज इट राइट? शेयर्स या शेयर डिपोजिटरीज होल्ड शेयर्स in an electronic or dematerialized form and are enabler for security transaction which are correct. तो सी डी एस आई के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली बात, सी डी एस आई क्या ये कैपिटल मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या फिर किसी और मार्केट का, मनी मार्केट का या कैपिटल मार्केट का? बस आपको यही समझना है। और क्या ये मात्र स्टेट ओन्ड डिपोजिटरी इंडिया एकमात्र यही है? आई थिंक इसमें आपको सोचना चाहिए। दो स्टेटमेंट में बी रॉन्ग। लेट्स सी। बी ऑफ कोर्स 1 and 3 इज राइट आंसर। तो हम लोग बात करेंगे CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड ऑफ इंडिया। इसका सीधा मतलब है एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है शेयर डिपोजिटरी अलोंग साइड इट्स स्टेट अदर स्टेट ऑन काउंटर पार्ट नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, NSDL का एक काउंटर पार्ट है। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि भारत में NSDL तो पहले से है, लेकिन इसका एक मतलब एक तरह से मोनोपोली था। उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड की मतलब स्थापना। शेयर डिपोजिटरीज होल्ड शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक और डीमेटलाइज फॉर्म। जो भी शेयर धारक है या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर डीमेटलाइज फॉर्म में आप आराम से इसका शेयर को रख सकते हैं। एंड आर इनेबलर फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन। आप चाहे तो उसका लेन देन भी कर सकते हैं। प्लेइंग सम व्हाट सिमिलर रोल दैट व्हाट बैंक प्ले इन हैंडिंग केस और फिक्स डिपॉजिट। वाइल बैंक्स help customer keep their case in electronic form, share depository help consumer store share in dematerialized form। जो शेयर डिपॉजिटरी है वो कंज्यूमर की मदद करते हैं ताकि ये शेयर को डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, आपको बता देता हूँ ये जो CDSL इसकी स्थापना 1999 में की जाती है और ये एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो कि एक क्रूशियल इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का, जो कि ढेर सारे सर्विस को प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट को, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि आपको पता हो कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए होता है और ये जो मनी मार्केट से अलग होता है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट सेबी करती है जबकि मनी मार्केट को रेगुलेट RBI करती है। मनी मार्केट जो होता है वो जनरली 1 साल से कम अवधि की होता है। ठीक है, जबकि कैपिटल मार्केट जो होता है उसमें एक अस्थायीता होती है। आई मीन वो एक वर्ष से ज़्यादा का कार्यकाल का होता है। उसमें शेयर्स को जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग एक्सचेंज होता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इशूअर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। मतलब ओवरऑल यही है कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो CDSL की स्थापना 1919 में की गई। एक कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा है और इसका रेगुलेशन कौन करता है? तो CDSL का रेगुलेशन जो है वो सेबी करती है। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोन राइट ऑफ। ये जो लोन माफ कर दिया जाता है उसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि आपको पता होगा हम लोग कृषि ऋण को कितना माफ करते हैं, उससे भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ जाता है।
तो वो कभी-कभी चिंता वाला हो जाता है बात। तो लोन राइट ऑफ की बात करते हैं। राइटिंग ऑफ लोन एसेंशियल मीन्स इट विल नो लॉन्गर बी काउंटेड एज एन एसेट बाय द बैंक। अगर बैंक ने राइट ऑफ लोन कर दिया तो इसका मतलब है कि बैंक अब उसको एसेट के रूप में काउंट नहीं करेगी। इज इट राइट? द अमाउंट सो रिटर्न ऑफ रिड्यूसेस द बैंक्स टैक्स लायबिलिटी। इससे बैंक की जो लायबिलिटीज है, टैक्स लायबिलिटीज, वो घट जाती है। इज इट राइट? द अमाउंट सो रिटर्न ऑफ, जो भी रिटर्न मतलब लोन माफ कर देता है, इससे क्या होता है, सरकार का नहीं बल्कि बैंक का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। आफ्टर द राइट ऑफ बैंक्स आर सपोज टू कंटिन्यू देयर एफर्ट्स टू रिकवर द लोन। मतलब राइट ऑफ करने के बावजूद भी banks are not supposed to continue their efforts to recover the loan। ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है, क्योंकि राइट अप करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम उसको भूल गए। बस आपको खाली मतलब आपको अकाउंट में मेंशन नहीं करना है, ताकि आपका जो एनपीए है उसमें दिखे नहीं। अपने मतलब सीधा सीधा बात है, अपने एनपीए को छुपाने के लिए या फिर आपको एक तरह से बूस्टिंग करने के लिए, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि चलिए आपका एनपीए कम है, बैंक की अक्सर राइट अप कर देती है। लेकिन ये वो हमेशा उसको पाने के लिए कोशिश करती रहती है। तो 3 का बिल्कुल सही है। और टैंक्स 2 तो आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल, 1 और 2। तो चलिए लेट्स सी। राइटिंग ऑफ ए लोन एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है? एसेंशियल मीन्स है इट विल नो लॉन्गर बी काउंटेड एन एसेट। अब इसको आप एसेट के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। बाय राइटिंग ऑफ लोन्स, ऋण माफ करने का मतलब है, लोन माफ करने का मतलब है राइटिंग ऑफ। ए बैंक कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है, बैंकों का जो लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो घट जाता है ऑन इट्स बुक्स। ठीक है, खाता में तो एनपीए दिखेगा नहीं, तो जब एनपीए नहीं दिखेगा तो स्वाभाविक उस पर जो रेगुलेशन होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए रेगुलेशन, जैसे कि क्या फ्रॉम करेक्टिव एक्शन के बारे में सुना होगा। और इसके अलावा जो बहुत सारी जो मतलब कठिनाइयाँ हैं उनसे उसको बचने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज बैंकों पर विश्वास उठ जाएगा अगर वो राइटिंग ऑफ बीच बीच में नहीं करेंगे तो राइटिंग ऑफ एक बेहतर तरीका है ताकि बैंकों को अपना एनपीए घटाने का मौका मिल जाए। इसके अलावा एक एडिशनल बेनिफिट इसका ये भी है कि इससे मतलब जो बैंक की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो भी घट जाती है। टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि प्रत्येक बैंक को एक निश्चित अमाउंट में क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी जो तो होता है उन पर, तो वो भी घट जाता है। क्योंकि आपका प्रॉफिट घट जाता है तो स्वाभाविक आपका टैक्स लायबिलिटी भी घट जाएगा। तो वो भी एक तरीका है कि अपना अगर आप टैक्स लायबिलिटीज घटाना चाहते हैं तो आप लोन माफ कर दीजिए, रिटर्न ऑफ कर दीजिए। द बैंक राइट्स ऑफ ए लोन आफ्टर द बोरोवर हैज डिफॉल्टेड। अगर बोरोवर दिवालिया घोषित हो जाए उसके बाद बैंक क्या करता है, उसको राइट ऑफ करता है ऑन द लोन रीपेमेंट एंड देयर इज ए वेरी लो चांस ऑफ रिकवरी। और उसके उसके प्राप्ति की चांस बहुत कम होते हैं यार। लेंडर देन मूव्स टू द डिफॉल्टेड लोन, और लेंडर देन मूव्स द डिफॉल्टेड लोन और एनपीए आउट ऑफ द एसेट साइड एंड रिपोर्ट द अमाउंट एज ए लॉस। उसको उसको लॉस अमाउंट के रूप में घोषित कर दिया जाता है। आफ्टर द राइट ऑफ करने के बाद बैंक्स आर सपोज टू कंटिन्यू देयर एफर्ट्स टू रिकवर द लोन। जैसा मैंने बताया आपको, बैंक हमेशा प्रयास करती रहती है कि जो राइट ऑफ किया गया उसको किसी तरह से प्राप्त किया जाए। दे हैव टू मेक प्रोविजनिंग एज वेल एज, इसके लिए वो प्रोविजनिंग नॉर्म भी करती है। टैक्स लायबिलिटी विल ऑल्सो कम डाउन एज रिटर्न ऑफ अमाउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ कोर्स। However, the chances of recovery from return of loans are very low। Yeah, of course। प्राइवेट बैंक रोट ऑफ लोन्स, देखिए कितना, 2,74,772 करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया है इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में निजी बैंकों ने अपना 2,74,000 करोड़ रुपया का मतलब लोन को माफ कर दिया है, मतलब हटा दिया अपने खाते से, इन देयर एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द एनपीए एंड वाइड वास्ट देयर बैलेंस शीट। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो उनका जो लाइन मतलब सबसे ज़्यादा तो पब्लिक 7,34,738 करोड़ उन्होंने क्या किया, सोच लीजिए, 7,34,738 करोड़ अमाउंट, जो कि 72.78% है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का कम है, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा है राइट ऑफ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च ई रूपी। अभी ई रूपी बहुत चर्चा में था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ई रूपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ केस एंड विल बी प्राइमरली मीन
फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन। क्या ये केवल रिटेल ट्रांजेक्शन के लिए लाया गया है ई रूपी? इट कैन बी एक्सचेंज वन टू वन विथ अ फिएट करेंसी। इट कैन बी एक्सचेंज वन टू वन विद द फिएट करेंसी। क्या इसको फिएट करेंसी के रूप में, मतलब फिएट करेंसी दीजिए इसके बदले ले लीजिए, या इसके बदले फिएट करेंसी आप ले सकते हैं क्या? यूजर्स विल बी एबल टू ट्रांजेक्ट with e-rupee through a digital wallet offered by a participating bank and store it on mobile phones and devices. e-rupee दैट्स अ सिंपल है, जो आप रुपया का इस्तेमाल करते हैं उसको आप अपने फ़ोन पे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑफकोर्स दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा आप सोच लीजिए। चलिए, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। इंडिया लॉन्च इट री यूपी ई रूपी। आपको पता हो दिसंबर 1 तारीख को इंडिया ने अपना ई रूपी लॉन्च किया। आरबीआई जो कि आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई का पहला अगर सीबीडीसी है वो है ई रूपी, इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश एंड इट विल बी प्राइमरली मीन्ट फॉर रिटेलर ट्रांजेक्शन। और ये रिटेल ट्रांजेक्शन के लिए अभी मतलब बृहत स्तर पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, रिटेल ट्रांजेक्शन के लिए पायलट बेसिस पे लाया गया इसको भी, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर इस सब में लाया गया। 4 बैंक्स विल इन्वॉल्व इन कंट्रोल लॉन्च ऑफ डिजिटल। 4 बैंक अभी इसको दिया गया अभी, जिसमें एसबीआई है, आईसीआईसी है, यस बैंक है और आईडीएफसी है। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा? सीधे सी बात है, कुछ नहीं है, हाउ विल, ठीक है, डिजिटल रिटेल रूपी काम करेगा। तो देखिए कैसे काम करेगा। यूजर विल एबल टू ट्रांजेक्ट देयर ई रूपी थ्रू द डिजिटल वॉलेट जो कि ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड स्टोर इट ऑन मोबाइल फोन्स। ट्रांजेक्शन कैन बी पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट थ्रू क्यूआर कोड जिससे हम लोग पैसा भेजते हैं। और ये रिटेल डिजिटल रूपी क्या है? देखिए आरबीआई का कहना क्या है, सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक का जो सीबीडीसी है, डिजिटल करेंसी, एक लीगल टेंडर इशू बाय द सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। मतलब ये लीगल टेंडर ही है, लीगल मनी है, वैध रुपया है, जो आपके पास हाथ में कैश है ना वही रुपया है, बस इसका डिजिटल फॉर्म है ये। इट इज द सेम एज ए फिएट करेंसी एंड इट इज एक्सचेंजेबल वन टू वन विद द फिएट करेंसी। आप रुपया लीजिए, ई करेंसी लीजिए, ई करेंसी लीजिए, रुपया लीजिए, दैट इज पॉसिबल। ओनली इट्स फॉर्मेट इज डिफरेंट, बस फॉर्मेट अलग है। ओके, बहुत ही इसी बहुत ही गुड कॉन्सेप्ट था। अगला है जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है। जीएसटी काउंसिल हैज द पावर टू मेक रिकमेंडेशन ऑन विच फॉलोइंग मैटर्स। मतलब जीएसटी काउंसिल के पास क्या क्या पावर है? ए मॉडल जीएसटी लॉ टू मेक ए पावर, किसमें क्या वो एक मॉडल बना सकती है जीएसटी लॉ के संबंध में? रेट एट विच टैक्स इज टू बी लेविड, द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, सेलेक्ट द कोड आंसर। सबके सब काम कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी काउंसिल को इसलिए तो बनाया गया है। देखिए जीएसटी काउंसिल वाज गिवन द पावर एक तो मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट, राज्य और केंद्र को दिशा निर्देश कर सकती है ऑन सेवरल डिफरेंट मैटर्स। क्या क्या है ये मैटर्स? इसमें एक तो मॉडल जीएसटी लॉ कैसा होना चाहिए, मतलब जीएसटी लॉ के लिए एक मॉडल तैयार कर सकती है। गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड टू फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी में किसको रखना है, नहीं रखना है, किसको बाहर करना है, किसको प्रवेश करना है, किसके रेट क्या होंगे, टैक्स में क्या उसकी लाइबिलिटीज होगी, किस पर टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, सब जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अभी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थोड़ा सा चर्चा इसलिए में है क्योंकि हम लोग जो भारी मात्रा में जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं कि इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर लेते हैं गोल्ड, जिसके कारण हम लोग का फॉरेन करेंसी जो होता है ना वो थोड़ा सा डिप्लीटिंग हो जाता है। हम लोग का जो फॉरेन फॉरेस्ट्री से डॉलर भाग जाता है और ऐसे भी रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है तो और भी महंगा हो जाएगा बाहर से चीज़ों को मंगाना। तो इसी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हालांकि ये बहुत नया नहीं, बहुत पुराना ही है। तो बॉन्ड्स कैन बी यूज एज ए कोलेटरल फॉर लोन, मतलब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से इसको जमा कीजिए और लोन ले लीजिए बैंकों से, दैट कुड बी पॉसिबल। द मैक्सिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी 10 kg ऑफ गोल्ड फॉर इंडिविजुअल। 10 kg गोल्ड, इसके अरे बाप रे, ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? 10 kg गोल्ड एक इंडिविजुअल खरीद सकता है? मतलब लिमिट है क्या? बोथ रेजिडेंट एंड एनआरआई इंडियन एंटिटीज कैन इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। एनआरआई को क्या छूट है इसमें? रेजिडेंट तो कर ही पाएंगे लेकिन एनआरआई कर पाएंगे नहीं। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही, आपको क्या लगता है, बिल्कुल ही गलत है और तीसरा भी गलत है। एक और तीन केवल और एक सही है, एनआरआई को शायद नहीं दिया गया। देखिए
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 2015 में सरकार ने इसको लाया था। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस बॉन्ड्स टू हेल्प रिड्यूस द इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस तरह से आभूषण के प्रति बहुत लाइट रहते हैं, तो इससे भारत को बाहरी मात्रा में गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए डॉलर चुकाना पड़ता है। इट वॉज ऑल्सो एम एट चेंजिंग द हैबिट्स ऑफ इंडियंस फ्रॉम सेविंग इन फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड, क्योंकि आप सोना को घर में रखते हैं फिजिकल फॉर्म में तो उसका कोई महत्व होता नहीं है, इसलिए उसको मतलब वो एक तरह से पत्थर के जैसा हो जाता है कि घर में रखा रखा कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा उससे कुछ, तो उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। तो वही बात है, इसके लिए सॉवरेन बैकिंग हो। इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, एक तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कौन कौन है। द बॉन्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज, केवल और केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही है, भारतीय निवासियों के लिए है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, HUFs, हिंदू यूनाइटेड फंड्स, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डिनोमिनेशन एंड टेन्योर, कितना कितना साल का होगा, किस डिनोमिनेशन में होगा। द बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड्स विद द बेसिक यूनिट 1 ग्राम, 1 ग्राम के मतलब मल्टीपल में होगा 1 ग्राम, ठीक है। और इसका जो टेन्योर होगा वो 8 साल का होगा। हालांकि उसमें एक एग्जिट ऑप्शन है कि आप चाहे तो बाहर निकल सकते हैं 5 साल के बाद, फ्रॉम द 5th ईयर, टू बी एक्सरसाइज ऑन द इन्वेस्टमेंट पेमेंट डेट। मिनिमम मैक्सिमम लिमिट समझ लीजिए, मिनिमम जो परमिजिबल इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 1 ग्राम, जबकि मैक्सिमम लिमिट है वो 4 kg है एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। और 4 kg से लेके 4 kg एक इंडिविजुअल के लिए विल बी फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, और 20 kg किसी ट्रस्ट के लिए है। और सिमिलर बात है पर फिजिकल, इसको मॉडिफाई किया गया है, टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई कर सकती है सरकार। जॉइंट होल्डर, जिसके पास जॉइंट होल्डर हो, इन द केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट 4 kg विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली, ठीक है। कोलेट्रल क्या है, कोलेट्रल मतलब आप चाहे तो बॉन्ड का इस्तेमाल जो है ना कोलेट्रल के लोन लेने के लिए कर सकते हैं। लोन टू लोन LTV रेशियो इज टू बी सेट इक्वल टू द ऑर्डिनरी गोल्ड लोन मैंडेटेड बाय RBI टाइम टू टाइम। तो इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो जनरली गोल्ड लोन होता है उसी के माध्यम, उसी का मतलब दर से होगा, आपको उसका यूज किया जाएगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेयर बायबैक। शेयर बायबैक ये बहुत चर्चा में था, क्योंकि आपको पता होगा अडानी जी ने क्या किया, शेयर बायबैक कर लिया। क्या आपको पता हो शेयर बायबैक के बारे में? अकॉर्डिंग टू सेबी, ए लॉस मेकिंग कंपनी कैन नॉट रीपर्चेज इट्स शेयर। ऐसा है क्या कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी अपने शेयर को वापस नहीं खरीद सकती है? टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन शेयर repurchase process, a shareholder needs to be hold the share of the company which has announced the buyback before the recorded date declared it announcement। कौन सा सही है शेयर बायबैक के बारे में? चलिए, शेयर बायबैक के बारे में सिर्फ और सिर्फ बी सही है। While a company can go for repurchase of its shares when it is sitting on a lot of cash, but does not have many avenues to invest and prefers to return cash to shareholders. The case of Paytm is different. It's sitting on huge loss and now using part of investor proceeds for the buyback। आपको पता होना चाहिए पेटीएम के साथ क्या हुआ, उसने शेयर को बायबैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसका शेयर का प्राइस जो है धड़धड़ा के गिरने लगा था। Who is eligible to participate in buyback? To be eligible to participate in the share repurchase process, a shareholder needs to hold the share of the company। सबसे पहले बात तो आपको पास शेयर होना चाहिए। विच हैज अनाउंस द बायबैक, जिसने पहले ही घोषणा कर दी हो कि वो बायबैक करेगा। बिफोर द रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर्ड इन द अनाउंसमेंट। द शेयर ऑल्सो नीड्स टू बी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म, और वो डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। एज आपको पता होगा 56 ऐसी कंपनियां जिसमें कि इन्फोसिस, TCS, बजाज ऑटो एंड ACC हैज
had adopted for share buyback in 2022। 56 कंपनियां जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज ऑटो, एसीसी, इन्होंने शेयर बायबैक किया है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। लीडर इंडस्ट्रीज अमंग द टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन इंडिया। दूसरा है कि ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर द मेजर फुटवियर एंड लीदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग। अमंग द लीडर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड from India 2021 to 2022, leather footwear component is the highest share। पता होना चाहिए कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बहुत ही फेमस लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो पूछा गया है कि ये जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें सही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो किस चीज़ का है? लेदर फुटवेयर। चलिए इसके बारे में सी सही है, 1 और 3। देखिए लीदर इंडस्ट्री के बारे में समझ लीजिए अच्छा तरह से। लीदर इंडस्ट्री हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमिक। इट इज अमंग द टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर द कंट्री। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ हम लोग एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं, तो उनमें से ये टॉप नंबर में भी आता है। अमंग द टॉप 10, 10 में से एक ये भी है। तो सबसे पहली बात, मेजर फुटवियर एंड लीदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आर तमिलनाडु है सबसे पहले, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर कर्नाटक, एमपी, हरियाणा, केरला, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे टॉप पे जो है वो तमिलनाडु है, ना कि ईस्टर्न। उसका फिर तमिलनाडु का फिर बंगाल है, फिर यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पंजाब, फिर कर्नाटक। और इंडिया प्रोडक्ट बाई शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 42% जो है ना वो है लीदर फुटवियर का। विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में तो आप जानते ही, जिसको आप किसी और पे शिफ्टेड क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनल इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स डायरेक्ट टैक्स थोड़ा होता है। चलिए हल्का क्वेश्चन है, आई थिंक 1 2 3 तो आप लगा ही दीजिए पहले, 1 2 3 खोज लीजिए, 1 2 3 4, लेकिन 5 नहीं। इंडिया का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 2022-23 के दरमियान वो बढ़ गया है, सरपास कर गया है 11 लाख करोड़। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग 19.8% अपटिक ओवर लास्ट ईयर। पिछले साल की तुलना में 19% की वृद्धि। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो लगभग 11,35,754 करोड़, जिसमें कि कॉरपोरेशन टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, द पर्सन इनकम टैक्स जो है सबसे ज़्यादा तो कॉरपोरेशन टैक्स, उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 5 लाख के साथ। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज ए प्रोविजन इन इनडायरेक्ट टैक्स लॉ टू लिमिट टैक्स एग्जम्पशन availed by companies so that they mandatory pay a minimum amount of tax to the government। वेट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए अभी ये कैकी मिस्त्री, अभी उनका देहांत हो गया, पता होगा। वो रिव्यू द शेयर बायबैक रेगुलेशन। केकी मिस्त्री headed committee was set up by SEBI to review the share buyback regulation। ये केकी मिस्त्री हेडेड कर रहे हैं। अरे शेयर बायबैक खूब और आजकल समझे ना। तो शेयर बायबैक को रेगुलेशन करने के लिए किस कमिटी का गठन किया गया था? केकी मिस्त्री। ठीक है, केकी मिस्त्री। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। A recession typically involves the overall output in an economic contracting for at least 2 successive quarter। रिसेशन का क्या मतलब है? जो मंदी होता है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका जो ओवरऑल आउटपुट है उसमें लगातार 2, ठीक है, क्वार्टर में क्या हो, कॉन्ट्रैक्टिंग होने लगे,
ओके, yield inversion happen when yields for longer duration bonds are higher than, तब मंदी की बात हो रही थी कि yield inversion happens when yields for longer duration bonds are higher than the yields are on shorter duration bonds. One can predict a recession by looking at the yield inversion in some economic. yield inversion को देखकर आप क्या ये दिमाग लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक जो है वो रिसेशन में फंस गया है? एक तो बिल्कुल सही है। अब रही बात 2 और 3 की, तो कोई भी तीसरा को देख के बता सकता है, और पॉस 1 और 3 सही है। A recession typically involves the overall output in an economic contracting at least 2 successive quarters, along with job losses on and reduction in overall demand. एक तो मांग बहुत घट जाना चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, और जो आउटपुट है यानी जीडीपी जिसको बोलते हैं वो लगातार 2 तिमाही नेगेटिव में चला जाए। अब ये यील्ड कर्व क्या होता है? गवर्नमेंट बोरो फॉर द ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ टू 30 ईयर्स, 1 साल से 30 साल तक का मतलब सरकार लोन ले सकती है, ठीक है, उधार करती है। टिपिकली अगर देखा जाता है कि यील्ड्स आर हायर फॉर लॉन्गर टेन्योर। यील्ड्स जो होता है ना, जो लोन जो लंबी अवधि का होता है उसका यील्ड जो होता है वो बहुत ऊंचा पर होता है, मतलब हायर होता है। बिकॉज देखिए, जब आप लंबी अवधि के लिए लोन लीजिए ना तो उसका डिफॉल्ट होने का चांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जनरली ऐसा माना जाता है बिकॉज वन इज लेंडिंग मनी फॉर लॉन्गर। अगर आप लंबी अवधि के लिए लिया तो उसका यील्ड भी लंबा होगा, यील्ड भी बहुत खारा होगा। इफ द यील्ड्स फॉर डिफरेंट टेन्योर, अलग अलग टेन्योर का होगा, ऑफ द बॉन्ड्स आर मैप्ड, इट विल गिव एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये ऊपर की तरफ मुड़ता कर्व होगा, ठीक है। द कर्व कैन बी फ्लैट, कर्व तब सीधा हो जाएगा या स्टीप हो जाएगा, स्टीप डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द मनी अवेलेबल इन द मार्केट एंड एक्सपेक्टेड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी मदद से आप अनुमान लगा सकते हैं जब कई कर्व को देखकर। यील्ड यील्ड जो है वो दिखाएगा कि कर्व फ्लैट है कि ओवर ऊपर बढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से, व्हेन इन्वेस्टर फील बायोंट अबाउट द इकोनॉमिक, जब इकोनॉमिक बूम कर रहा हो तो इन्वेस्टर को लगेगा कि अब पैसा जो है ना, दे पुल मनी आउट फ्रॉम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, वो पैसा वहां से निकाल लेंगे और पुट इनटू द शॉर्ट टर्म रिस्कियर एसेट्स सच एज स्टॉक मार्केट। अब वो वहां नहीं लगाएंगे बल्कि रिस्कियर एसेट में पैसा फंसाएंगे। वो सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड में फंसा नहीं फंसाएंगे बल्कि मार्केट में पैसा फंसाएंगे, ताकि उनको आसानी से जल्दी से रिटर्न मिल पाए। क्योंकि उनको लग रहा है कि शेयर में मार्केट में पैसा फंसाने से, मतलब शेयर का मतलब होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर अच्छा कमाई हो रहा है तो आप उनके शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है बाजार में अभी बूम है, तो उनका जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उनको भी फायदा होगा। तो इससे क्या होता है ना, बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा शेयर मार्केट की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एज ए प्राइस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉल, और इससे जो प्राइस है लॉन्ग टर्म बॉन्ड का वो धीरे धीरे लड़ा के गिरने लगता है। और जब प्राइस गिरेगा तो यील्ड तो ऊपर करेगा ही, क्योंकि प्राइस और यील्ड में एक दूसरे का जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है। एज द प्राइस लॉन्ग टर्म बॉन्ड फॉल देयर यील्ड राइजेज एंड द यील्ड कर्व स्टीपन, और यील्ड कर्व जो होगा वो स्टीपन हो जाएगा, और मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं बहुत ही स्लॉप हो जाएगा। देख लीजिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व। तो आप देख सकते हैं कर्व को, जिस कर्व में स्टीप है उस कर्व को आप देखकर इकोनॉमी की मतलब आप हालात समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उस पर अब क्या है, उसका यील्ड देख लीजिए कैसा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड का, क्योंकि उसका प्राइस बहुत गिर गया तो यील्ड इसका बहुत बढ़ गया, क्योंकि अभी इकोनॉमिक बूम कर रहा है। जब इकोनॉमिक बूम करेगा तो ये हरा वाला ग्राफ होगा, और जब इकोनॉमिक रिसेशन में चला जाएगा, मतलब इकोनॉमिक की हालत खराब हो जाएगी, तो लोग सुरक्षित अवस्था में खोजेंगे ना, तो सरकार की बॉन्ड में, लंबी वाले बॉन्ड अवधि में जब लगाएंगे पैसा तो उसका कीमत बढ़ जाएगा, और कीमत बढ़ जाएगा जब बूम नहीं बल्कि रिसेशन वाले अवस्था में, तो उसका ग्राफ लाल वाला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंडीशन को। यही है यील्ड इन्वर्सन। यील्ड इन्वर्सन में आता है, देखिए यील्ड इन्वर्सन हैपेंस व्हेन यील्ड्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स आर हायर देन यील्ड्स ऑन द लॉन्गर ड्यूरेशन। यील्ड इन्वर्सन का क्या मतलब है कि जो शॉर्टर ड्यूरेशन का जो बॉन्ड है, अगर उसका यील्ड
yield for shorter duration bonds are higher than the yield for the longer duration bonds. जो लंबी अवधि के जो बॉन्ड होते हैं उसका yield की तुलना में छोटी अवधि के जो बॉन्ड है उसका अगर yield ज़्यादा हो तो इसको इन्वर्सन बोलते हैं. इफ द इन्वेस्टर सस्पेक्ट दैट इकोनॉमिक इज हीडिंग फॉर ट्रबल, लगता है अगर इकोनॉमिक निवेशक को कि अर्थव्यवस्था जो है वो अब गंभीर अवस्था में फंसने वाली है, ट्रबल में आने वाली है, तो वो क्या करते हैं, छोटी वाले अवधि शॉर्ट टर्म का जो रिस्की बॉन्ड होता है जैसे कि स्टॉक मार्केट, उसके बॉन्ड से पैसा निकाल लेंगे, यानी उसको बेचने लगेंगे, तो उसका डिमांड क्या होगा, गिरने लगेगा ना, क्योंकि उसकी कीमत गिर जाएगी ना. तो जब कीमत गिरेगी तो उसका बॉन्ड का यील्ड बहुत बढ़ जाएगा ना. दे विल पुल आउट मनी फ्रॉम शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट जैसे कि स्टॉक मार्केट से एंड पुट इट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, और वो लंबी अवधि में पैसा फंसा देंगे. इससे क्या होगा, दिस कॉज द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, और इससे स्वाभाविक है जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा. तो चूंकि लॉन्ग टर्म का बॉन्ड का डिमांड बढ़ा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगा उसका यील्ड क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा. तो जस्ट फ्रॉम यू कैन सिंपली से अर्थव्यवस्था की हालात को देखकर आप यील्ड का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यील्ड को देखकर अर्थव्यवस्था को प्रिडिक्ट करते हैं. दिस प्रोसेस फर्स्ट लिस्ट, पहले तो ये फ्लैटिंग होगा, ठीक है, दिस प्रोसेस फर्स्ट लिस्ट फ्लैटिंग और इवेंचुअली इन्वर्सन ऑफ द यील्ड कर्व. यील्ड इन्वर्सन हैज बीन ए रिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ रिसेशन. इस यील्ड को देखकर आप रिसेशन का दिमाग लगा सकते हैं. Predictor of recession in US and US Treasury have been witnessing yield inversion for a while now. अब US Treasury का विटनेस स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वहाँ पर रिसेशन की हालत बन रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ रिसेशन आ गया है. तो इसका मतलब है रिसेशन आ गया तो अधिकांश बॉन्ड जो होगी वो लॉन्ग टर्म अवधि वाली हो जाएगी. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. In India, Ministry of Statistics and Program Implementation measure inflation. इन्फ्लेशन का काम मौसमी का है क्या? RBI थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिटी कमिटी MPC के मदद से कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट. इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव of the increase in the purchasing power of a unit of a country's currency. इन्फ्लेशन एक तरह से इंडिकेशन देता है इंक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ यूनिट. अरे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी पावर परचेजिंग पावर बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा. सीधी सी बात, 3 काट दीजिए और 1 काट दीजिए, चलिए 1 और 2 सही है, 3 गलत है. तो इन्फ्लेशन का सीधा मतलब होता है अधिकांश चीज़ों का, औसत वस्तुओं का कीमत एक निश्चित समय अवधि में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है. तो इन्फ्लेशन रेफर्स राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विस ऑफ डेली और कॉमन यूज, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, रिक्रिएशन है, ट्रांसपोर्ट है, कंज्यूमर स्टेपल्स है. इस सब का कीमत अगर लगातार बढ़ने लगे, धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, तो समझ जाइए आप इन्फ्लेशन में फंस रहे हैं. इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज. मतलब वस्तुओं का एक टुकड़ी होता है, अगर उन चीज़ों का कीमत अगर बढ़ने लगे, एवरेज वस्तुओं का और सर्विसों का एक निश्चित समय अवधि में, तो आप समझ लीजिए ये इन्फ्लेशन है. ऑपोजिट एंड रेयर फॉल इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ दिस बास्केट. इसका जो अपोजिट होता है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है, हमारा देश में डिफ्लेशन वाला हालत बहुत कम है, क्योंकि लोग इतना है, खाने पाने के लिए भुक्कड़ लोग हैं, हम लोग डिमांड तो करबे करेंगे. इतनी बड़ी जनसंख्या डिमांड ना करेगी तो कौन करेगी. तो डिफ्लेशन भूल ही जाइए. ऐसा रेयर होगा कि प्राइस कभी डाउन करेगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे. इन्फ्लेशन इज ए इंडिकेटिव, ठीक है, इंडिकेटर होता है ऑफ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ ए यूनिट ऑफ करेंसी. इससे आपका परचेजिंग पावर जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा. क्या क्या वो उसी पैसे, जिस 100 रुपये से आप 1 kg अगर फल खरीद रहे थे, तो अब 1 kg फल जो है ना वो 125, 130, 140 में मिल रहा है. इसका मतलब है कि पैसा जो है ना वो 40% क्या हो गया, खराब हो गया, उसका क्वालिटी गिर गया. क्वालिटी इन टर्म में यहाँ पर बता रहा हूँ. RBI थ्रू इट्स MPC कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट. RBI तो पता है आपको, MPC की मदद से मनी सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है. इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी. लेकिन इसका मापन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है विच इज चार्ज ऑफ एडॉप्टिंग मेजर टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमिक. इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यही करता है इन्फ्लेशन का माप, भारत सरकार की तरफ से मॉस्पी, ठीक है, वही इस काम को भूमिका
करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय टू मेन इंडिकेटर, एक होलसेल होता है और एक कंज्यूमर प्राइस होता है, which measure wholesale and retail level price changes respectively. अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइट्स एग्रीमेंट। Site is an international agreement between governments to ensure the international trade in wild animals and plants does not threaten the survival of species. Of course, इसे इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब संगठन एक तरह से मतलब गवर्नमेंट के बीच एक इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड वाइल फॉलोना का जो हो उससे ऐसा ना हो कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज पर खतरा पड़ जाए। When a country becomes a party to the sites, all import, export, and all import, export, and re-export। तो कोई भी कंट्री अगर साइट्स की अगर सिग्नेटरीज हो जाती है तो जितने भी इंपोर्ट हैं जितने भी एक्सपोर्ट है स्पीसीज का वो उसके अंडर शामिल हो जाता है और उसको अथोराइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है परमिट सिस्टम के माध्यम से। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कॉप है विच इज ए सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ साइट्स applies a set of biological and trade criteria to evaluate proposal from parties to decide if a species should be in appendix 1, appendix 2, appendix 1 में हो appendix 2 में हो, उस पर सोचा जाता है। तो बिल्कुल सबका सब सही है। चलिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो यही है साइट्स, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स 184 प्रेजेंट, आज 184 सदस्य हैं इसमें, टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। द कन्वेंशन इंटर इनटू फोर्स इन 1975, इसको इन्फोर्स किया गया था 1975 में और इंडिया इसका 25वां सदस्य बना था और वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक रूप से एग्री हुआ था इसके नियमों को मानने के लिए 1976 से। जितने भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट जीव जंतु पेड़ पौधे का होता है, स्पीसीज का होता है, वो साइट्स के ऑथराइज एक परमिट सिस्टम होता है उसके लिए, तो साइट्स उसको अलाउ करेगा तभी हो पाएगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। हर 2 साल में कॉप की जो बैठक होती है जो कि साइट्स का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो कुछ नियम और कुछ मानदंड तय करता है, बायोलॉजिकल और ट्रेड क्राइटेरिया तय करता है और वो वही निर्धारित करता है कि किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे को अपेंडिक्स 1 में रखा जाए या अपेंडिक्स 2 में रखा जाए। दैट्स ऑल। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, वंस अगेन साइट्स से ही पूछा जा रहा है। साइट्स अपेंडिक्स 1 लिस्ट स्पीसीज थ्रेटन्ड with the extinction and import or export permit for these species are completely banned। ध्यान रहे completely banned की बात कर रहा है। क्या साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखे गए जीव जंतु पेड़ पौधे फ्लोरा और फोना को जो अपेंडिक्स 1 में है उसका कंप्लीटली बैंड कर दिया जाता है, किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। साइट्स अपेंडिक्स 2 इंक्लूड स्पीसीज नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड with extinction but in which trade must be strictly regulated। Okay, the endangered Asian elephant includes CITES Appendix 1। Okay, India has banned the domestic sales of ivory। ivory में हाथी दांत, इंडिया ने क्या हाथी दांत का घरेलू सेलिंग बंद कर दिया है। कंप्लीटली बैंड करना का है रखा जाएगा, ये तो आप समझ चुकते हैं कि वो गलत था, 1 2 3 4 में एक ही गलत था, बाकी आपको पता होना चाहिए लिस्ट 1 में हो लिस्ट 2 में हो कंप्लीटली बैंड करना कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। तो साइट्स 1 के जितने भी स्पीसीज है अपेंडिक्स 1 के उसको थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन सीरीज में रखा जाता है, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को परमिट तो किया जाता है लेकिन कुछ निश्चित रेयरली बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड किया जाता है। ओनली इफ द पर्पस इज नॉट प्राइमरली कमर्शियल, अगर उसका उद्देश्य कमर्शियल नहीं हो बल्कि उसका वैज्ञानिक उद्देश्य हो, मानवीय हित में अगर कुछ उद्देश्य हो तो उसका भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जारी किया सकता है। साइट्स अपेंडिक्स 2 की बात करें तो इसमें स्पीसीज जो है थ्रेटेंड तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं कि वो कभी लुप्त हो जाए, पर उस पर निगरानी करना जरूरी है, उस पर
मतलब उतना ज़्यादा हार्ड कंडीशन नहीं है, थोड़ा मोड़ा चलता है, रेगुलेटेड रेगुलेशन के साथ इसका व्यापार किया जा सकता है। देखिए, इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड वाज ग्लोबली बैंड। 1989 में ही हाथी दांत को बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि व्हेन ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स पॉपुलेशन जो है उसको पुट कर दिया गया था साइट वंस के सीरीज में। तो चूंकि जिस चीज को साइट्स के अपेंडिक्स वन में रख दिया जाए उसका व्यावसायिक लेन देन तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना है, व्यावसायिक लेन देन बिल्कुल नहीं होगा। तो अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अफ्रीकन एलिफेंट को अपेंडिक्स वन में रखा गया, तो हाथी दांत का बिक्री कैसे हो पाएगा, स्वाभाविक है ग्लोबली ट्रेड नहीं हो पाएगा। लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे वेयर ट्रांसफर्ड टू अपेंडिक्स टू इन 1997। साउथ अफ्रीका को 2000 में वन ऑफ सेल्स इन 1999 एंड 2000 ऑफ 8 of ivory stockpiled from natural elephants' death and seizures from the poachers. Endangered Asian elephant was included in CITES Appendix 1 in 1975। भारत का जो एशियन एलिफेंट है उसको साइट वन में रखा गया है 1975 में, और बैन कर दिया गया है एक्सपोर्ट ऑफ आइवरी फ्रॉम एशियन रेंज कंट्री। तो जितने भी एशिया के कंट्री हैं वहां से हाथी दांत का बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। 1986 इंडिया अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जैसा कि आपको जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है जिसमें जीव जंतुओं की सुरक्षा की बात की गई है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, उसको 1986 में अमेंड किया गया था ताकि डोमेस्टिक सेल्स ऑफ आइवरी को बैन किया जा सके। आफ्टर द आइवरी ट्रेड वाज ग्लोबली बैंड, इंडिया री अगेन या अगेन अमेंडेड द लॉ टू बैन इंपोर्ट ऑफ अफ्रीकन आइवरी इन 1991। और फिर भारत ने अफ्रीकन आइवरी का भी इंपोर्ट करना पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस एरिया। सीएफआर एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस एरिया इज द कॉमन फॉरेस्ट लैंड that has been traditionally protected and conserved for sustainable use by a particular community. Okay, this is simple statement. Community forest resources एरिया में इंक्लूड इसमें रेवेन्यू फॉरेस्ट, डिम्ड फॉरेस्ट, सेंचुरी, नेशनल पार्क सब शामिल हो सकता है। ओके, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज एरिया कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेस्टोरल पर्पस, या व्हाई नॉट। कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब कोई कोई बहुत मतलब सुरक्षित जैवस्थान नहीं है, मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा घोषित कर दिया गया, सरकार को बोला कि देखिए इसको कम्युनिटी फॉरेस्ट घोषित कर दीजिए। हालांकि इसमें पेस्टोरल एक्टिविटी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें नेशनल पार्क क्या कम्युनिटी पार्क, कम्युनिटी जो फॉरेस्ट है वो नेशनल पार्क के अंदर आ सकता है, ये सोचना है आपको। तो एक और तीन विचार कीजिए, एक दो तीन, तीनों के तीनों सही है, सही बात है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज एरिया इज ए कॉमन फॉरेस्ट लैंड दैट हैज बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड, पारंपरिक रूप से इसका सुरक्षा किया जाता रहा है, एंड कंजर्व फॉर सस्टेनेबल यूज बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। द कम्युनिटी यूजेस इट to access resources available within the traditional and customary boundary of the village for seasonal use of landscape in the case of pastoral communities. Each community forest area has a customary boundary with identifiable landmarks recognized by the community, its neighbor village. It may include forest of any category. इसमें किसी प्रकार का वन हो सकता है, इसमें रेवेन्यू फॉरेस्ट भी हो सकता है, क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो सकता है, डीम फॉरेस्ट हो सकता है, रिजर्व फॉरेस्ट हो सकता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो सकता है, सेंचुरी और नेशनल पार्क भी इसमें हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइटो remediation is a remediation method that use living organism like plants, microalgae, seaweeds to reduce the concentration of toxic effects of the contaminated in environment। environment में जो इतनी प्रदूषक मौजूद है उसको अगर प्लांट्स के माध्यम से, माइक्रो algae के माध्यम से, सीवीड के माध्यम से अगर घटाया जाए, कम किया जाए तो क्या इसको फाइटो रीमेडिएशन कहते हैं। ओके, metals like cadmium, cobalt, nickel, lead, organic pollutants can be easily removed from soil through the phytoremediation. Okay, hyper
accumulator plants slow down the process of phytoremediation। हाइपर accumulator स्लो डाउन करता है। इसका इजी सवाल है, सोचिए। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रहे, इनकरेक्ट तो केवल और केवल आपको सी ही है। 2 और 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे मेटल को बाहर निकाल देना इतना आसान थोड़ा है। पहला वाला सही था। फाइटो रिमीडिएशन स्पष्ट है। फाइटो रिमीडिएशन, ठीक है, रिमीडिएशन एक टेक्निक है, मेथड है दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग जीवित ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पौधा का, माइक्रो एल्गी का, जंगली घासों का। वन पार्टिकुलर वे टू रिमूव, मतलब एक तरीका है जिसमें टॉक्सिक जो मेटल्स है फ्रॉम द सॉइल्स में बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स होता है, उसको कैसे हटाया जाए। जैसे कि हाइपर एक्यूमुलेटर, जो जिसमें हाइपर एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल इंक्लूड्स द यूज ऑफ हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स दैट अब्जॉर्ब दिस सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल। हाइपर एक्यूमुलेटर ना खींच लेगा टॉक्सिक मेटल को। Phytoremediation refers to usage of hyperaccumulator plants to absorb the toxic materials present in the soil and accumulate in their living tissue। हाइपर एक्यूमुलेटर में इतनी क्षमता होती है कि वो मटेरियल, जो गंदगी है, जो मतलब टॉक्सिक मेटल्स मटेरियल है, उसको अब्जॉर्ब करके अपने में शोषित कर लेगा। Even though most plants do sometime accumulate toxic substance, hyperaccumulators have an unusual ability to absorb hundreds or thousand times greater amounts of those substance than its normal most plant। देखिए कुछ पौधे इतने विशेष होते हैं ना, इतने विशेष होते हैं, जिसको हाइपर एक्यूमुलेटर बोलते हैं, वो लगभग कई गुना एब्जॉर्ब क्षमता रखते हैं गंदगी को चूसने में। The process this can be used to remove metal like silver, cadmium, cobalt, chromium, copper, mercury, manganese, molybdenum, nickel, lead, zinc, metalloids such as arsenic and selenium, some of radionuclides, non-metallic compounds such as boron, but it cannot be used to remove organic pollutants। लेकिन इसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हटाने के लिए नहीं करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड ड्यू टू मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन, क्योंकि ऑर्गेनिक पदार्थ को अगर हम इसको हटाएंगे ना, तो वो उसका पाचन करने लगेगा। ये लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, पेड़ पौधा खुद उसका उसका अपघटन करने लगेगा। Consider the following statement. The Great Barrier Reef is the world's largest coral reef system that is located off the coast of the Queensland। ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लोकेटेड है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेंजर घोषित किया गया है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ इज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, और अंडर द 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, inscribing a site on this list of World Heritage Sites is in danger allows the World Heritage Center to allocate immediate assistance from the World Heritage Fund to the site। World Heritage Center to allocate immediate assistance from the World Heritage Fund to site and gathering international support to the site। कौन सा सही है? 1 और 3 तो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं। What is the Great Barrier Reef? सबसे पहली बात तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक मूंगा की चट्टानें हैं, जो कि भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आइलैंड पे है। ठीक है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, जो कि 2900 इंडिविजुअल रीफ से बना है, 900 आइलैंड है, और ये अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये इरिप्लेसेबल है। एक बार अगर खत्म हो गया तो दुनिया का जो ग्लोबल सिस्टम है वो पूरी तरह से चौपट हो सकता है। इरिप्लेसेबल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम इकोसिस्टम। द ग्रेट बैरियर रीफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड एज वेल एज वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट कार्बन सिंक। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन सिंक करता है, तो उनमें से एक ये भी है। दिमाग में ध्यान रखिए कि ये रीफ जो है खतरे में है, और IUCN का कहना है कि
और यूनेस्को का भी कहना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिपोर्ट recommended adding the Great Barrier Reef to the list of World Heritage in Danger। अभी रखा नहीं गया लेकिन इसको डेंजर में रखने की बात चल रही है। अगर यूनेस्को का बात कहें तो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इज डेजिग्नेटेड और डिजाइन टू फॉर्म द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब उसको इन्फॉर्म करना है कम्युनिटी को, पूरे विश्व के लोगों को, द कंडीशन विच थ्रेटन द वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस property was inscribed on the World Heritage List and to encourage corrective action। अरे सुधार करो सुधार करो, भारत नहीं पूरे विश्व को बोल रहा है। अंडर द 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, a site on the list allow the World Heritage Convention to allocate immediate assistance, तुरंत सहायता पहुंचाया जाए वर्ल्ड हेरिटेज फंड से, ताकि इस इंडेंजर प्रॉपर्टीज को बचा लिया जाए, अदरवाइज ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी। और साइमल्टेनियसली गैदरिंग इंटरनेशनल सपोर्ट एंड अटेंशन टू द साइट। सोच रहे हैं कार्बन स्टोरेज का एक बहुत बड़ा भंडार, इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट अगर खतरे में आ जाए तो पूरा का पूरा पृथ्वी तंत्र जो है ना वो डैमेज हो सकता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसऑर्डर में चला जाएगा। इसलिए बचाने की बहुत ज़रूरत है और पूरे दुनिया को इसका आकर्षित करना यूनेस्को का बहुत ही सख्त दिशा निर्देश है। यूनेस्को तो एडवाइस दे सकती है, कठोर कार्रवाई तो हम लोग करना होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ब्लैक हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल से बनता है, पिंक हाइड्रोजन जो कि नेचुरल गैस से बनता है, ग्रे हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, जी नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, बट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर सोर्सेस। चलिए ब्लैक का बात सही है, पिंक का बात रिवर्स कर दिया गया है। ये इज द राइट आंसर। Production technique of this energy carrier vary depending upon its application, designated with the different color जैसे कि black, brown, blue, green। ये यूपीएससी पूछ चुकी है। ब्लैक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ब्लैक का मतलब फॉसिल्स, पिंक का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस बट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर सोर्सेस। पिंक का मतलब प्रोड्यूस हाइड्रोजन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पिंक हाइड्रोजन है, लेकिन इसके लिए एनर्जी जो होगा वो न्यूक्लियर पावर से डिराइव करना होगा। ग्रे का मतलब होता है नेचुरल गैस से। ग्रीन का मतलब होता है नोवल कॉन्सेप्ट है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, इज ए जीरो कार्बन फ्यूल। सो जीरो कार्बन इमिशन करता है फ्यूल दैट इज मेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन ये जो ऊर्जा प्राप्त करेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल भी जलाओगे तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूशन तो उससे पिंक हाइड्रोजन तो बन जाएगा, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होता है। लेकिन उसमें जो है ना ऊर्जा जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस तो ऐसे आसानी से थोड़ा हो जाएगा, उसके भी तो एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए अगर न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो पिंक हाइड्रोजन होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए अगर हम लोग रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे विंड पावर, सोलर पावर, और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, पानी को तोड़ने में, तो वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी में वो ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन नाम से है ग्रीन, हरा हरा, कैन बी यूटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूटिलाइज जो है, आप चाहो तो पावर नेचुरल जनरेट कर सकते हैं, पावर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, विंड और सोलर सिस्टम, एंड इट विल बी मेजर स्टेप फॉरवर्ड अचीविंग द ग्रेट टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन। जैसे कि भारत ने 2070 तक में नेट जीरो इमिशन की घोषणा गॉप 26 में पंचामित के तहत की है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएनजी, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसके बारे में बताइए कि सीएनजी इज कंप्राइज मोस्टली, इसमें मेथेन ही ज़्यादा होता है क्या? सीएनजी इंजिन्स रन मोर क्वाइटली, शांत चलता है ड्यू टू द हायर ऑक्टेन रेटिंग ऑफ सीएनजी कवर गैसोलीन ओवर गैसोलीन, मतलब गैसोलीन की तुलना में बेहतर है, ऑक्टेन नंबर इसका हाई होता है क्या? सीएनजी व्हीकल्स, जो व्हीकल्स है, reduce harmful emissions such as carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxide by more than 90% compared to gasoline powered vehicles।
जी हाँ, सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, उसमें मेथेन की मात्रा होती है और ये थोड़ा-सा स्मूथली चलता है, शांत चलता है। देखते हैं ना सीएनजी जितना भी वाहन दिल्ली में है और अब तो सब जगह धीरे-धीरे फैल रहा है, तो सही है। 1, 2, 3 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें तो एक नेचुरल गैस है अंडर द हाई प्रेशर, ठीक है, रिमेन्स क्लियर, odorless, नॉन कोरोसिव and can be used as a cheaper, greener, and more efficient alternative to the traditional petrol, diesel vehicles. ठीक है, CNG is comprised mostly of methane gas, like gasoline, produces engine power when mixed with air and fed into the your engine's combustion chamber. CNG engines run more quietly due to higher octane number of CNG over gasoline. They produce less exhaust emission. Harmful emissions such as carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxide can be reduced as much as 95% when compared to the gasoline powered vehicles. Consider the following statement regarding tar balls, और tar balls के बारे में पूछा जा रहा है. Tar balls are dark colored sticky balls of oil that are found on the ocean surface. Tar balls are formed by weathering of crude oil in marine environment. Usually tar balls are washed away from beaches during the monsoon. tar ball जो है जनरली मानसून के समय बह के चल जाता है क्या. tar balls के बारे में एक और दो सही है. tar balls are dark colored स्टिकी बॉल ऑफ ऑयल, मतलब देखिए ना, मतलब समझ जाइए कि समुद्र के ऊपर एक मतलब मोटा मोटा पत्थर, समझ लीजिए चदरा जम जाता है, इस तो गोल गोल बॉल की तरह ऑयल बॉल है, बुलबुला, और फोम बनाता है. ठीक है, फोम व्हेन क्रूड ऑयल फ्लोट्स ऑन द ओशियन सरफेस. बड़े बड़े जहाज चलते हैं, कभी कभी तो जहाज पलट जाता है, तो उसका ऊपर जो ऑयल फ्लोट करने लगता है इसको हम लोग टारबोल बोलते हैं. टारबोल्स आर फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन मेराइन इन्वायरमेंट. जब क्रूड ऑयल का सड़न होता है, गलन होता है, वेदर इफेक्ट पड़ता है, तो टारबोल का निर्माण होता है. दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओपन सी टू द शोर बाय द सी करंट एंड वेव्स. दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओपन सी, ओपन सी से शोर में आ जाते हैं, किनारे आ जाते हैं धारा और करंट के माध्यम से. सम ऑफ द बोल्स आर एज बिग बास्केट बॉल. कभी कभी तो बास्केट बॉल जैसा दिखता है वो, while other are smaller गोलू बॉल, छोटा छोटा भी होता है, बड़ा बड़ा भी होता है. Turbols are usually coin sized and are found on beaches. बीचेस के किनारे आपको टर्बोल दिख जाएगा आराम से. However, the ears, लेकिन धीरे धीरे ना, they become big as basketball and can big as much as 6-7 kg का हो सकता है ये. सोच लो टर्बोल इतना खतरनाक होता है, मतलब गिनना लगे देख के आपको. Winds and winds and wave tear the oil slick into the small patches. छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ देगा. That are scattered over a much wide area, और बहुत बड़ा बड़ा इलाका में फैल जाएगा. Various physical, chemical, biological process changes the appearances of the oil. ऑयल की शक्ल को बदल देगा. Weathering effect. Why are the turbols on the beaches during the monsoon? मानसून जो है ना इसको सपोर्ट कर देता है. It's suspected that oil comes from the large cargo. ऐसा माना जाता है, सस्पेक्ट किया जाता है कि ऑयल जो है वो लार्ज कार्गो से आता है in the deep sea and gets pushed to the shore as the turbols during the monsoon due to the wind speed and direction. Consider the following statement regarding green turtles. अब आपको ग्रीन टर्टल के बारे में सोचना है. Green turtles are named because of the greenish color of their shells. ग्रीन टर्टल इसलिए रखा है कि इसका नाम ग्रीन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो सेल है वो हरा है. They are found mainly in tropical, subtropical water. Unlike the sea turtle, they don't migrate long distance. ग्रीन टर्टल लंबा यात्रा नहीं करते हैं क्या. चलिए, एक तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका हरा रंग उसके स्कल के कारण नहीं. तो ग्रीन टर्टल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सी टर्टल. एक तो सबसे बड़ा बात है कि ये समुद्री कछुआ है और बहुत बड़ा होता है.
वन ऑफ द लार्जेस्ट है एंड ओनली हार्बीवोर, सबसे बड़ा बात है कि हार्बीवोर है, शाकनाशी है ये। Among the different species, green turtles are in fact named for greenish color in their cartilage and fat, not their shell. इनका सेल का रंग हरा नहीं होता है, इनका फेट जो होता है, इनका जो कार्टिलेज होता है उसके कारण। इन द ईस्टर्न पैसिफिक, दिस इज ईस्टर्न पैसिफिक, दिस इज वेस्टर्न, दिस इज ईस्टर्न पैसिफिक, a group of green turtles that have darker shell are called black turtles by the local community. Green turtles are found mainly in the tropical, subtropical water. ये tropical और subtropical दोनों मिलता है. Like other sea turtles, they migrate long distance between feeding grounds and beaches from they were hatched. लंबा लंबा यात्रा करता है ये भी. Consider the following statement regarding आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट. आईची टारगेट है बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए. आईची टारगेट्स, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के द्वारा. इंक्लूड्स गोल्स सच एज, जैसे कि रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन बाय एटलीस्ट हाफ ड्यूरिंग द कमिंग डिकेड एंड कर्बिंग पॉल्यूशन. ओके, आईची टारगेट का यही उद्देश्य है. आफ्टर द पार्टीज अडोप्टेड आईची टारगेट, एक बार आईची टारगेट का आपने अडोप्ट कर लिया, दे वेर एक्सपेक्टेड टू डिवाइस देयर वन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी दैट वुड मिमिक द गोल्स लेड डाउन बाय आईची. जो आईची ने टारगेट निर्धारित किया है वही टारगेट को हस्ताक्षर देश को भी वही करना पड़ेगा अपने देशों में. मोर देन हाफ ऑफ द पार्टीज हैव मेट ऑल द आईची टारगेट्स विद इन इट्स बॉर्डर. आधे से अधिक सिग्नेटरीज पार्टीज ने आईची टारगेट को अचीव कर लिया है क्या अपने बॉर्डर में? बहुत बहुत गलत बात है. ऐसा होता तो चिंता का विषय ही नहीं होता. एक और दो सही है. आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट एक्सपायर्ड हो चुका है 2020 में. नो सिंगल कंट्री मेट ऑल 20 आईची टारगेट्स विद इन इट्स वन बॉर्डर. कोई भी देश ने आईची के 20 टारगेट में पूरा का पूरा हासिल किया है. 2020 यूएन असेसमेंट यही कहता है. क्या है ये आईची टारगेट यार? देखिए, आईची टारगेटेड को अडेप्ट किया गया था 2010 में सीबीडी समिट में, जो कि नोगोया में हुआ था, जापान में पड़ता है, जिसको आईची प्रीफेक्चर कहते हैं. इसमें क्या बात थी? ओवरऑल रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, जंगल कटाई हो रहा तो उसको रोकिए यार, कम से कम आप आधा कीजिए आने वाले 10 साल के अंदर. 2010 में तो 2020 तक में आप कम से कम अपने जो जंगल की कटाई है उसको आधा कर दीजिए, और जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकिए और इकोसिस्टम को बचाइए. आफ्टर कोई भी पार्टी अगर इसका सिग्नेटरीज बनती है, अडॉप्ट कर लेती है आईची टारगेट, दे वेर, उनसे उम्मीद की जाती है. आप सिर्फ उम्मीद ही तो कर सकते हैं कि वो अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सबसे दुखद बात यही है. लेकिन ऑल द पार्टीज क्रिएटेड दिस स्ट्रेटजी बट मोस्ट ऑफ वेयर नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड. कभी इसको इम्प्लीमेंटेड ही नहीं किया गया. होते हैं ना, पर्यावरण को उतना ज़्यादा महत्व दिया नहीं जा रहा था, जिसका संकट हमको झेलना पड़ रहा. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है. हाइड्रोजन जो कि एक लाइटेस्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑफ कोर्स सही बात है. बिकॉज ऑफ इट्स हाईली कॉम्बस्टाइल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैन बी यूज ओनली इन इंटरनेशनल कंबसन एंड नॉट इन स्पेसक्राफ्ट propulsion. स्पेसक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. किया तो जा रहा है यार. अब सोचिए जरा सा, मोलिकुलर हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल ऑन द अर्थ. मोलिकुलर के रूप में मिलता नहीं है धरती पर. इन द कन्वेनियंट नेचुरल रिजर्व, ऑफ कोर्स. सोचिए, बी इज द राइट आंसर. 1 और 3 ठीक है, बिल्कुल सही है. What is hydrogen fuel? Hydrogen is the lightest and first element on the periodic table. Since the weight of hydrogen is less than air, it rises in the atmosphere and it is therefore rarely found in pure form. At standard temperature and pressure, hydrogen is non-toxic, non-metallic, odorless, tasteless, colorless, highly combustible, diametic gases. Hydrogen is fuel. It's zero emission. सबसे अच्छी बात है कि ये जीरो इमिशन है. फ्यूल बर्न विद द ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है जलने के बाद. इट कैन बी यूज इन द फ्यूल सेल और इंटरनल कम्बसन इंजिन्स. ये फ्यूल सेल के रूप में, इंटरनल कम्बसन के रूप में. इट इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल फॉर स्पेसक्राफ्ट. प्रपल्सन के रूप में भी तो इस्तेमाल हो रहा है. बड़े बड़े आजकल स्पेसक्राफ्ट हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं. हाइड्रोजन ऑफ
हाइड्रोजन की प्राप्ति की बात करें तो मोस्ट अबाउंडेड एलिमेंट इन यूनिवर्स, पूरी दुनिया में, अगर पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, और सबसे ज्यादा मिलता है तो वह हाइड्रोजन। सन एंड अदर स्टार्स आर कंपोज लार्जली ऑफ हाइड्रोजन। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि 90% एटम्स इन द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन इज ए कंपोनेंट ऑफ मोर कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट्स। किसी भी कंपाउंड, किसी भी कंपोनेंट का सबसे ज्यादा कंपाउंड तो हाइड्रोजन का है। कार्बन भी पीछे है इससे। वाटर इज द मोस्ट अबाउंडेड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन फाउंड ऑन द अर्थ। वाटर जो है इज द मोस्ट अबाउंडेड abundant compounds sorry compound of hydrogen found on the earth. Molecular hydrogen is not available. धरती में molecular hydrogen नहीं मिलता है in convenient natural reservoir. Most hydrogen on earth is bonded to oxygen. ये ऑक्सीजन के साथ शादी कर लेता है और उसके जुड़ लेता है। ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन बनता है और लीव डेड fossils biomass. It can be created by the splitting water into hydrogen and oxygen. Consider the following statement regarding Indian roofed turtle. Roofed turtle के बारे में। Indian roofed turtle can be distinguished by distinct roof at the most part of the shell. It is listed Appendix 1 of sites. It is found in the major rivers of South Asia. कौन सा सही है? रूफ टर्टल के बारे में। रूफ टर्टल अपेंडिक्स 1 में है। ऐसे तीनों के तीनों सही है। रूफ टर्टल, जिसको पेंगसूरा टेक्टा बोलते हैं, एक स्पीसीज है टर्टल का और उसका फैमिली का नाम है गियोमाइडाइड। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिस्टिंक्ट रूफ। इसका अपना विशिष्ट रूफ होता है, छत इसका विशेष होता है एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सी। इट इज फाउंड इन मेजर रिवर्स ऑफ साउथ एशिया। इट इज कॉमन पेट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। इन इंडिया इट इज फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, रिवर इंडस ड्रेनेज सिस्टम। इट इज इंडेक्स साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। देख लीजिए कैसा शरीर होता है, चित्र देख के समझ सकते हैं आप। ये रूप टर्टल है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 provides an overview of the key facts and figures on the state of the climate performance of which of the following groups. कौन ग्रुप है जो इसको निकालती है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट? आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसे G20 निकालती है। G20 कंट्री क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट provides a concise overview, the key facts and figures on the state climate performance of G20 in comparative stock tech। 2022 रिपोर्ट स्पेशली हाईलाइट्स करता है लिंक बिटवीन द क्लाइमेट इमरजेंसी एंड एनर्जी क्राइसिस। एक तो क्लाइमेट इमरजेंसी उत्पन्न हो रहा है, दूसरा एनर्जी क्राइसिस भी उत्पन्न हो रही है। डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट ऑफ 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ G20 कंट्रीज। द रिपोर्ट इन्फॉर्म पॉलिसी मेकर एंड स्टिमुलेट्स नेशनल डिबेट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Site ensures the regulation of international trade of wild animals and plants so their survival is not threatened. The World Wild Trade Report provides assessment of global trade of animal and plants that are regulated by CITES। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट क्या उसी से जुड़ा हुआ है? चलिए लेट्स सी इज द राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट। वर्ल्ड वाइड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट provides insight and assessment of the global trade of animals and plants। दुनिया में कितने जानवरों और पेड़ पौधों का आयात निर्यात हो रहा है उसको रेगुलेट करती है एक साइट है जिसका नाम है साइट्स। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके लिए एक रिपोर्ट निकलती है वर्ल्ड वाइड ट्रेड रिपोर्ट और साइट इंश्योर करता है, रेगुलेशन करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ताकि इनका सर्वाइवल हो पाए। द रिपोर्ट एक जॉइंट प्रोडक्शन है जो कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन और एक लीडिंग एजेंसी है यूएन का ही, यूएनईपी।
यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकार्ड भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, अलोंग विद आईयूसीएन है, ट्रैफिक है, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इसको मतलब मिल के निकालती है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मराइन स्पॉन्ज। Marine sponges are among the most ancient and abundant animals on rocky reef across the world. They provide habitat for a range of other species such as crab, shrimp, starfish. Marine heat waves leads to bleaching, tissue loss, and decay in sponges, of course. Unlike the corals के just opposite, sponges do not contain symbiotic organism for their survival. तीन सही है, चार सही है कि नहीं, आप बताइएगा। चारे को छाट दीजिए, एक दो तीन सही है। स्पॉन्जेज आर अमोंग द मोस्ट एंशियंट एंड अबंडेंट एनिमल्स इन ऑन रॉकी रीफ्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ कभी कभी सुनाई देता है मूंगा मूंगा मूंगा, कोरल कोरल कोरल, लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे पुराना और मोस्ट एंशियंट और अबंडेंट एनिमल्स क्या है जो रॉक पे बनाता है अपना घर? वो है स्पॉन्ज। न्यूजीलैंड में लगभग लगभग 70% जो सी फ्लोर है ना, वो उसी का बना हुआ है, पार्टिकुलरली इन सो कॉल्ड मीजोफोटिक इकोसिस्टम। और गहराई में भी है, लगभग लगभग 30,000 फीट के नीचे। दे सर्व एज ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन, बहुत सारा उपयोगिता है इसका। दे फिल्टर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, एक तो पानी को साफ करता है, छोटे छोटे जो स्मॉल फूड्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो मूविंग करते हैं carbon from the water column to the seafloor where it can be eaten by bottom dwelling invertebrates. These are invertebrates in turn are consumed by organisms further up the food chain, including commercially and culturally important fish species. ये देख लीजिए, यही है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज also add three dimension complexity to the sea floor। जब सी फ्लोर के नीचे जाइएगा ना, विच प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ए रेंज ऑफ स्पीसीज, इसके अंदर बहुत लोग रहते हैं, हम लोग नहीं, मतलब मेराइन स्पीसीज, जैसे कि केकड़ा है, छोटी छोटी स्टारफिश है, मछलियाँ हैं। लाइक कोरल्स के तरह ही स्पॉन्ज कंटेंट साइम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखे हैं, taught to be critical to their survival। Sambestella lamellata is usual in that it hosts dense population of diatom, small single-celled photosynthetic plants that give the sponge its brown color। ये जो ब्राउन कलर है ना, उसका कारण है सांबस्टेला लेमलेटा। सांबस्टेला लेमलेटा ये तपोसी है, सपोसी है, फोटोसेंट्रिक प्लांट है। दिस डाइटम्स लिव विद इन द स्पॉन्ज, ये डाइटम जो है ना वो स्पॉन्ज में ही, मतलब विद इन द स्पॉन्ज टिश्यू में, लिव विद इन द स्पॉन्ज, उसके अंदर छुप के रहता है। एक्सचेंजिंग फूड फॉर प्रोटेक्शन, ये फूड देता है उसको जीने के लिए। व्हेन द स्पॉन्ज ब्लीचेज, जब जैसे जैसे स्पॉन्ज का ब्लीचिंग होना लगता है ना, इट एक्सपेल द डाइटम, वहाँ से वो निकल के भाग जाता है, ये डाइटम को निकाल देता है, लीविंग द स्पॉन्ज स्केलेटन, और जो स्पॉन्ज है वो खोखला हो जाता है। Tissue loss occur when sponges are stressed and either have to invest more energy into their cell repair, when their food sources is depleted and they absorb their one tissue, वो अपने ही टिश्यूज को खा जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं वन टिश्यू टू रिड्यूस बॉडी वॉल्यूम एंड रीअलोकेट रिसोर्सेस। आपको अगला क्वेश्चन है ब्लैक कोरल के संबंध में। Black corals are located in Great Barrier Reef and Coral Sea of the coast of Australia. They are filter feeders and eat tiny zooplankton that are abundant in deep water. They are found in only in deep waters and they cannot survive in shallow waters. Only ये सब जो है ना, ध्यान रखिए ये सबका।
They are, yeah, they act as important habitats where fish and invertebrates feed and hide for predators. Of course, ब्लैक कोरल के बारे में तो सही है यही भाई। तीसरा आई थिंक इज रॉन्ग। 124, या यूजिंग ए रिमोट कंट्रोल सबमेरीन। एक रिमोट कंट्रोल सबमेरीन की मदद से रिसर्चर्स ने अध्ययन किया है क्या, वॉशिंगटन, उन्होंने दिखा है कि 5 नए स्पेसीज ब्लैक कोरल का, बहुत ही डीप में, लगभग 750 मीटर की गहराई में, बिलो द सरफेस इन द ग्रेट बैरियर रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, उसका नीचे एकदम अंदर घुस के कोरल सी, वो ब्लैक कोरल देखे हैं उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया का मतलब बैरियर में। ब्लैक कोरल कैन बी फाउंड ग्रोइंग बोथ इन सैलो वाटर एंड डाउन डीप टू द, ये लगभग 8,000 मीटर में हो सकते हैं। इन सम इंडिविजुअल्स कोरल लीफ, और कुछ कुछ तो इतने पुराने हैं, सोच लीजिए 4,000 साल पुराना है। इंक्लूड कोरल लीफ कैन लीव फॉर 400 ईयर्स, 4,000 साल जी सकते हैं। मतलब जो कलरफुल होते हैं कोरल, उसके जस्ट अपोजिट में देखा जाता है कि shallow water cousins that rely on the sun and photosynthesis for energy। ब्लैक कोरल जो है ना, वो आर फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर की तरह है। ब्लैक कोरल्स आर फिल्टर फीडर्स एंड ईट टीनी जू प्लैंकटन, छोटे छोटे जो जू प्लैंकटन है उसको खाते हैं। डेट आर अबंडेंट इन डीप वाटर्स, और ये डीप वाटर में होते हैं। लेकिन आपको पता है, जो कलरफुल जो कोरल होते हैं वो तो परपोषी नहीं होते, बल्कि वो तो फोटोसिंथेसिस की मदद से भोजन बना देते हैं। और ये जो ब्लैक कोरल है वो भोजन नहीं बनाते, ये बल्कि बल्कि ये फीडर्स की तरह काम करते हैं, खाते हैं। जू प्लैंकटन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना नीचे, उसको चबा जाते हैं। सिमिलरली द सैलो वाटर कोरल्स दैट बिल्ड कलरफुल रीफ्स फुल ऑफ फिश। ब्लैक, जैसे कि आपको पता है, वो सैलो वाटर जो कोरल होता है दैट बिल्ड कोरल कलरफुल रीफ्स full of fish। Black corals act as important habitat where fish and invertebrates feed, hide predators in what is the otherwise mostly barren sea floor। Consider the following statement. Hippopotamus. Hippopotamus is a large semi-aquatic mammal native to sub-Saharan Africa. Okay. Hippopotamus is the largest land mammal on earth। ये लार्जेस्ट मैमल है धरती पर। हाथी कहाँ गया तब। कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड साइट हैज बेंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बॉडी ऑफ पार्ट्स ऑफ हिप्पोपोटामस। बिल्कुल बिल्कुल, हिप्पोपोटामस लार्जेस्ट मैमल है कि नहीं, ये मुझे बता दीजिए आप। केवल और केवल एक सही है, केवल केवल इसका एक ही सही है। देखिए हिप्पोपोटामस, देख लीजिए ध्यान से, कितना प्यारा जानवर लग रहा है ना आपको इसका, हिप्पोपोटामस। गेंडा कहीं का, गेंडा का तो शरीर मत बना लेना। इसमें इसका गेंडा देखो, इसका एक सिंग वाला गेंडा नहीं है, ये इसमें गेंडा में से सिंग नहीं है। हिप्पोपोटामस इज द लार्ज सेमियोटिक मैमल्स नेटिव टू सब सहारा अफ्रीका। इस सब सहारा अफ्रीका का नेटिव है। इसके अलावा असाइड फ्रॉम एलिफेंट्स एंड राइनो और एलिफेंट को छोड़ के हिप्पोपोटामस इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल इज दी, तो एलिफेंट और राइनो के बाद इसका स्थान होता है। हिप्पो इनहेबिटेड्स रिवर, लेक्स, मैंग्रोव, वहाँ रहते हैं। स्पीसीज इंक्लूड इन अपेंडिक्स 2, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। और उतना खतरा नहीं है इसको अभी, तो इसके कुछ पार्ट्स और इसके कुछ डेरिवेटिव्स जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बोझ लॉटरीज। अगला क्वेश्चन है, ताल चप्पर ब्लैक बग सेंचुरी दैट हैज रिसेंटली सीन। ब्लैक बग सेंचुरी ताल छप्पर कहाँ है ये, राजस्थान में है ताल छप्पर। फेमस ताल
छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। प्रोटेक्टिव कवर है स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस द साइज ऑफ इको सेंसिटिव जोन। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF has also taken up a major project for the conservation of raptors in the sanctuary। और ये जो है ना लगभग समझ लीजिए 4000 ब्लैक बक को संरक्षण प्रदान करता है, जगह देता है। 40 स्पीसीज ऑफ रैप्टर्स एंड मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स ताल छप्पर में आते हैं। द रैप्टर्स विच इंक्लूड प्रीडेटर्स एंड स्कैवेंजर are on top of the food chain and control the population of small mammals, birds, reptiles, as well as insects. Consider the following regarding the हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के बारे में बताना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर on average several thousand times more potent greenhouse gas than the carbon dioxide. HFC in hydrofluorocarbon are on average several thousand times more potent greenhouse gas। क्या ये HFC जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है क्या? Kigali Amendment to the Montreal Protocol is legally binding. Mandatory HFC reduction targets for country। किगाली पहले समझ लो ना, किगाली क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो निकल के आया था, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद किगाली आया था, वो मैंडेटरी है क्या पूरे देश के लिए? बाइंडिंग है। HFC हैव वेरी हाई पोटेंशियल टू डिप्लीट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। पहला सही है, दूसरा भी शायद आपको पता होना चाहिए कि किगाली एग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग है, और HFC जो है वो हाई पोटेंशियल डिप्लीटिंग नहीं, उसको तो हटाने के लिए ही तो लाया गया यार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। फ्लोरीन को कम करने के लिए फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट किया गया था। चलिए इसका बी सही है, 1 और 2। HFC आर ऑन एवरेज सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का तुलना में कई ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है ये। और किगाली अमेंडमेंट जो है एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, और इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका पालन हर हालत में करना पड़ेगा प्रत्येक देश को जो इसके सिग्नेटरीज है। भारत भी इसका सिग्नेटरीज है, आपको पता होना चाहिए। While HFC do not deplete स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को क्षति नहीं पहुंचाता है। दे हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हाँ, चिंता का विषय है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा है इसका, विच हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। एक चीज़ को सुधारने के चक्कर में दूसरा चीज़ खराब हो गया। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए HFC जो है उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो दोनों चीज़ करता था। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था वो ओजोन डिप्लीटिंग था, उसको रिप्लेस करने के बाद HFC लाया गया। लेकिन HFC का दिक्कत ये हो गया कि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है। तो हम ओजोन को बचाएं या ग्रीन हाउस गैस को पैदा करें, अब ये सोचिए, यही झमेला है। तो उसके लिए अब और भी तरीके खोजे जा रहे हैं। तो yes, you can, I can, you will become an IAS, I will become an IAS, of course, very soon। बनते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।